नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे IAS प्री 2023 को क्रैक कैसे करें, है ना। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके जहन में अभी उठ रहा होगा कि भाई यदि आप IAS प्री 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, तो फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिसके आधार पर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और मेंस 2023 में आप अपीयर हो सकें, है ना। क्या इसमें करना चाहिए, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको स्टेप अप करना चाहिए, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इस पर हम जो महत्वपूर्ण उधेड़ बूंद वाली स्थितियाँ हैं, उन उधेड़ बूंद वाली स्थितियों पर बातचीत करेंगे और उसका हल क्या होना चाहिए, उसका क्या हम उपाय अपनाएं, उसके संदर्भ में क्या कुछ हम अल्टरनेटिव अपनाएं, विकल्प अपनाएं, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को फुल प्रूफ कर सकें और उसके आधार पर हम अपनी तैयारी को बेहतर और पुख्ता कर सकें। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दर्शा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, या फिर कहें कि उधेड़ बूंद वाली जो ये स्थितियाँ हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं और इन सभी पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। क्लियर? पहला क्या कहता है कि अध्ययन स्रोत क्या हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब मई 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है IAS प्री 2023 का, उसमें मुश्किल से 6-7-8 महीने का समय बचा हुआ है और इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस पार्टिकुलर समय अवधि में आपकी तैयारी किस गति से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए। इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई नोट्स हम कैसे बनाएं, ठीक है ना। नोट्स हम बनाएं तो किस तरीके से उसे बनाएं, किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकें ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो सकें। क्लियर? अगला सवाल एक है कि किन विषयों पर हमें अधिक जोर देने की आवश्यकता है, कौन से विषय को हम वरीयता दें, कौन से विषय को हम इग्नोर करें, कौन से विषय पर हम अधिक फोकस करें, है कि नहीं। अगला सवाल है कि क्या टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज जो होने की संभावनाएं हैं अलग अलग स्तरों पर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो क्या उसमें पार्टिसिपेट करें या फिर ना करें, पार्टिसिपेट करने से क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है ना। इस संदर्भ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला सवाल ये उठता है कि करंट अफेयर्स को हम कैसे मजबूत करें, है ना। करंट अफेयर्स की अपनी भूमिका होती है, करंट अफेयर्स को किस तरीके से हम हैंडल करें, किस तरीके से उस पर कमांड हासिल करें, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पढ़ाई में नियमितता कैसे हम बरतें। अभी एक लंबा समय बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद ही एग्जाम होने वाला है कि नहीं। तो इन 6-7-8 महीने का जो ये समय है, इसमें हम रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन करें, है ना। क्योंकि जब आप रेगुलर रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई एक सही ट्रैक पर चल सकेगी, अदरवाइज वो डिरेल हो जाएगी, है ना, और उसका इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी तैयारी पर पड़ सकता है। तो इस सिलसिले में भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज की चर्चा में, आज की डिस्कशन में इन सभी आयामों के आधार पर हम इन सभी आयामों से संदर्भित जो भी दुविधाएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और मेरी यह कोशिश रहेगी कि आप यदि इस बार IAS के प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आज की यह चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस बात को लेकर करके विश्वस्त होइए पहले कि आप क्या IAS प्री 2023 के लिए अपने माइंडसेट को क्लियर किए हुए हैं या नहीं, है ना। आपका माइंडसेट बिल्कुल तरीके से स्पष्ट है या नहीं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। क्योंकि एक उधेड़ बूंद की स्थिति इसमें भी रहती है कि मैं एग्ज़ाम दूं भी या नहीं दूं, मेरी तैयारी सही तरीके से हो भी रही है या नहीं हो रही है ना। ये एक दुविधा वाली स्थिति आपके मन में आती होगी। तो इस कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पर आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इससे संदर्भित आप क्लियर हो लें अपने लेवल पर, अपने स्तर पर, कि भाई IAS प्री 2023 में आप अपीयर होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। ये आप ही पर डिपेंड करता है, ठीक है।
यदि आप क्रिस्टल क्लियर हैं कि आप अपीयर होंगे, तो फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आज की चर्चा के अकॉर्डिंग बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। इन केस यदि आप क्रिस्टल क्लियर हैं कि नहीं मैं इस बार अपीयर नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, तो फिर तो बात ही अलग है। तब फिर आप स्नेह तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ये दो कंडीशंस हो सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए और आप फॉर्म भर दें, है ना, आईएएस का फॉर्म भर दें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि मैं अपीयर हूँ या ना हूँ, है ना। ये अंतिम क्षण में भी आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वह निर्णय बहुत ही ज़्यादा वह चिंतनीय हो सकता है ना, क्योंकि वह उस समय की स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है, मेरा यही सुझाव है कि पहले से ही आप अपने आप को पूछिए, अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं यदि अपीयर हूँ तो फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करूँ। यदि अपीयर नहीं होना है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। लेकिन आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा मेनली इसी संदर्भ में है कि आप अपीयर हो रहे हैं, है ना, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़िए। उसके संदर्भ में जो भी चीजें हैं वहां पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां पर जो पहली बात यह है कि अध्ययन का स्रोत क्या होना चाहिए। ठीक है। अभी के समय में ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार अभी अध्ययन शुरू ही किया है ना, आप तो पढ़ ही रहे हैं। यदि आपने इस बार 2022 में यदि आप अपीयर हुए होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा, या फिर अपीयर नहीं भी हुए होंगे तो भी आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप अभी तक जिस भी पाठ्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो कंटिन्यू दी स्टडी मटेरियल। ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, आप कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए, है ना। उसको क्या करना है, तो रिवाइज करना है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज कीजिए। क्लियर। दूसरी बात यह है कि और क्या कुछ पढ़ना चाहिए, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है क्या ये सफिशिएंट है ना। एक मन में दुविधा ये भी होती है, कहीं ऐसा न हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर जो मैं पढ़ रही हूँ उससे इतर सवाल आ जाए। देखो इसमें एक बात रहती है कि अध्ययन सामग्री की कोई सीमा नहीं है, अध्ययन सामग्री अनंत है ना। आपके लिए पाठ्य सामग्री कई सारी पुस्तकें, कई सारे नोट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर यही सुझाव रहेगा कि जो भी आप स्टडी मटेरियल पहले से पढ़ रहे हैं उसी को आप बारंबार रिवाइज कीजिए। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली इसकी वरीयता होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने स्तर पर कुछ NCERT की किताबों को निश्चित तौर पर रिवाइज कीजिए, है ना, निश्चित तौर पर रिवाइज कीजिए। उसमें भूगोल, ठीक है, राज व्यवस्था, इतिहास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ओके, ये जो 3-4 विषय हैं, इन 3-4 विषयों पर जो NCERT की किताबें हैं उनको निश्चित तौर पर एक बार रिवाइज कीजिए, है ना। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इन स्टडी मटेरियल्स के अलावा ओके, NCERT की ये किताबें आप निश्चित तौर पर रिवाइज कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, मैं यह सोचते हुए, ये विचार करते हुए बता रहा हूँ कि आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं।
इन आगे आगे आने वाले 6, 7, 8 महीने में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा फोकस यही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि भूगोल, राज्य व्यवस्था, इतिहास और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित NCERT की जो किताबें हैं उनको आप जरूर देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, है ना। और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी किताबें NCERT की आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कक्षा 6 से लेकर करके और 11वीं तक की जो भूगोल की किताबें हैं NCERT की, वो बहुत ही अधिक उपयोगी हैं, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, है ना। इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? इससे आप पूरे भूगोल को NCERT के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। साथ ही राज्य व्यवस्था में जो कक्षा 9 और 10 की किताबें हैं NCERT की, वो निश्चित तौर पर आपको एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनमें आधारभूत जानकारियां, बेसिक जानकारियां आपको मिलती हैं जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बेहतर बनाती हैं। और UPSC की IAS प्री एग्जामिनेशन में कई सारे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है, अवधारणात्मक स्पष्टता है या फिर नहीं है ना। परिभाषा के तौर पर सवाल पूछ लिया जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है ना, संसदीय सरकार का मतलब होता है, क्या होता है अब ये बताइए। तो इस तरीके से स्पष्टता होगी जब आप ये जो किताबें हैं भूगोल की, राज्य व्यवस्था की या फिर इतिहास में जो कक्षा 11 और 12वीं की किताबें आती हैं, उनको आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपको एक बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी में कक्षा 9, 10 और 12वीं, है ना, 9, 10 और 12वीं की जो जीव विज्ञान की किताबें हैं उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कई सारे चैप्टर्स हैं जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हुआ कि स्टडी मटेरियल जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, जिस भी नोट्स का, पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल किया है वो, और साथ ही NCERT की इन किताबों को आप निश्चित तौर पर रिवाइज कीजिए। क्लियर? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये किताबें तो आपको निश्चित तौर पर एक बार 2 बार उसको रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि अभी समय है, ऐसा नहीं है कि समय समाप्त होने वाला है ना, अभी समय है, आप उसको 2 बार 3 बार ध्यान से देख सकते हैं। तो इतिहास में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम विपिन चंद्रा की, ओके, विपिन चंद्रा की, ये जरूर पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत से सवाल यहां से आते ही हैं, निश्चित तौर पर आते हैं, है ना। इसको जरूर पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बारंबार चैप्टर्स को पढ़िए, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर? तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इन सभी के साथ साथ, है ना, तो फिर आपकी जो एक क्लैरिटी होगी किसी भी टॉपिक को लेकर करके, वह बहुत पुख्ता हो जाएगी, है ना। तो ये तो निश्चित तौर पर आपको देखना ही चाहिए। और इसके साथ ही यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इतिहास के अलावा यदि मैं राज्य व्यवस्था में बताऊं तो एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है वह तो बाइबिल माना जाता है राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से एम लक्ष्मीकांत तो इस स्टडी मटेरियल के ही अंतर्गत आप निश्चित तौर पर पढ़ते ही होंगे। ये एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए निश्चित तौर पर आपको पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको अध्ययन स्रोत क्या हो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और इस आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ होगा, है ना। तो ये जो जानकारियां हैं इसके आधार पर आप एक एक करके अपने अध्ययन स्रोत को रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे सवाल है कि भाई नोट्स हम कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। देखो यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, है ना, नोट्स बना हुआ है।
ओके। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि नोट्स नहीं है। क्लियर? तो यदि आपके पास नोट्स बना हुआ है तो फिर आपको उसे क्या करना है? अपडेट करना है। ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन सब में आपको अपडेट करना है। जहां भी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है आपकी पढ़ाई के दौरान, कुछ भी ऐसी घटना घट रही है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें अपडेट कर लेना चाहिए, तो वहां पर उसको अपडेट कीजिए, उसमें और चीजें नोट कर लीजिए। यदि नोट्स नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स जरूरी है। ओके। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर अंतिम समय में आप जो है चिंतित हो जाएंगे कि आखिर मैं कैसे रिवाइज करूं, क्योंकि फाइनल रिवीजन के दौरान नोट से ही रिवाइज करना सबसे अधिक फ्रूटफुल होता है। क्योंकि किताबों से यदि आप रिवाइज करेंगे तो किताबें तो कई सारी हैं, आपका जो पहले का स्टडी मटेरियल है वो तो कई सारे स्टडी मटेरियल हैं, है ना। तो एक आपका ब्रीफ नोट्स होना ही चाहिए। यहां पर ये ध्यान रखना है कि नोट्स की तैयारी करते समय ये कॉन्साइज हो, है ना, कॉन्साइज नोट्स हो। ऐसा ना हो कि आप नोट्स ऐसा तैयार करें कि वह एक तरीके से नई किताब ही बन जाए, है ना। कॉन्साइज नोट्स आपको तैयार करना है। इसमें कॉन्साइज नोट्स का मतलब क्या हुआ कि बुलेट पॉइंट्स, है ना, पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक है ना, इस तरीके से टर्म्स, ऐसे आप नोट्स तैयार कीजिए, है ना। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आप बुलेट फॉर्मेट में नोट्स बनाएं, है ना। जो चीजें आपको याद हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। जो याद नहीं हो रहा है, जिसको याद करने में दिक्कत हो रही है और वो महत्वपूर्ण है, तो फिर उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उसमें पेज फंस सकता है। और इसलिए यह जरूरी है कि जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं उसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जो याद है वो तो है ही, है कि नहीं। यदि मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर करके अनुच्छेद 32 तक ये चर्चा की गई है, तो आपको ध्यान में है ही। लेकिन उसके अंदर में कोई यदि स्पेसिफिक टर्म है तो उस स्पेसिफिक टर्म को समझने के लिए आपको उसे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए और फिर वो ध्यान से उतर जाए, है ना। तो इस लिहाज से यहां पर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि नोट्स में वही बात नोट कीजिए जो कि आपको याद नहीं हो पा रहा है या फिर याद करने में दिक्कत हो रही है। जो याद है, जो निश्चित तौर पर आपके ध्यान में है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको आर्टिकल 36 से लेकर करके 51 के बीच में कई सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई 36 से 51 में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अधिक उपयोगी हैं और वो आपको याद रखना चाहिए। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी को आप नोट ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि नोट्स बनाते वक्त इन आधारों पर आप नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तो फिर ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। और सबसे अधिक जरूरी यही है कि जब आप नोट्स बनाएं तो उसको 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करें। रिवीजन मस्ट है भाई, रिवीजन मस्ट है। आप आगे कोई चैप्टर पढ़ने से पहले, आगे कोई टॉपिक पढ़ने से पहले उसे रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप आगे मत बढ़िए, है ना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या पढ़ा, जो कि परीक्षोपयोगी है या फिर नहीं है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में यह आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि रिवाइज आपने किया है या नहीं किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो।
रिवीजन सबसे अधिक जरूरी है, ये आप गांठ बांध लीजिए। रिवीजन नहीं करेंगे, 1 से 2 बार भी यदि मात्र आप रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपसे मिस हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही आपको ध्यान आए कि इसका आंसर ए नहीं बी होना चाहिए था, इसका आंसर सी नहीं डी होना चाहिए था। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रिवीजन करते हैं, पुख्ता रिवीजन करते हैं, तो फिर आप सही तरीके से आप प्रिपेयर्ड होकर करके एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो नोट्स जो आप बनाएं वो बहुत ही कॉन्साइज्ड हो और उसको आप अच्छे से 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए। ओके, ये जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं, किन विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? किन विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको वरीयता क्रम में बताऊं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, है ना। ये उत्तरोत्तर घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक आपको फोकस करना है इन तीनों पर, सबसे अधिक, है ना, इस पर सबसे अधिक फोकस करना है। इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल, ये क्या है? ये दरअसल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, पारंपरिक विषय हैं और इनकी तैयारी आपकी पुख्ता होनी चाहिए। और पुख्ता कहने का मतलब इस कदर पुख्ता कि यदि इनसे सवाल आए तो आप उसे न छोड़ें, क्योंकि शर्त इसकी यही है कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, ये आपका मजबूत पक्ष रहेगा, है ना। और इस मजबूत पक्ष से यदि सवाल आता है तो फिर वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी तैयारी इसमें इतनी अच्छी हो जाए कि इससे एक भी सवाल आप ना छोड़े, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा, लेकिन आपको इस माइंडसेट के साथ इसकी तैयारी करनी है। तो इससे क्या होगा कि आप इसमें लीड कर पाएंगे, है ना। और इसके साथ ही आपको आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इनको भी पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो इन्वायरमेंट में छोड़ दूं, या फिर इकोनॉमी में छोड़ दूं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छोड़ दूं, आर्ट एंड कल्चर में छोड़ दूं, ना, है ना। ये भूल कर भी मत कीजिएगा। कुछ न कुछ जरूर, है ना, कुछ टॉपिक्स ही पर हैं। हर एक जो भी सेगमेंट्स है सब्जेक्ट्स के, उन सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सेगमेंट्स जरूर टच कीजिए, पढ़िए, है ना। ये जरूरी है। यदि ये छूट जाएगा तो फिर आप कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है ना। यहां पर इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर एक दूसरा जो पक्ष है, ये तो केवल जीएस से ही संबंधित हुआ। दूसरा जो पक्ष है वो है सीसेट का, है ना। क्योंकि जब आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो सीसेट भी क्वालिफाई करना है। सीसेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीसेट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो सीसेट पर भी आपको ध्यान रखना है। सीसेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आप किस तरीके से तैयारी बेहतर बनानी है। बहरहाल अभी हम जब जीएस की बात करें तो इसमें आप इस तरीके से इसको लेते हुए चलें, है ना। अपनी तैयारी को इस तरीके से आप आगे बढ़ाइए कि इन सब्जेक्ट्स पर आपकी पुख्ता तैयारी हो और इन सब्जेक्ट्स पर भी आप धीरे धीरे एक एक करके आप टॉपिक्स कवर करते जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं,
क्या टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी आने वाले समय में टेस्ट सीरीज का अलग अलग स्तरों पर आयोजन हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजन होता है ना। तो इस कंटेस्ट में आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि क्या मैं टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करूं या फिर ना करूं। देखो, यहां पर एक चीज ये है कि जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज की अपनी विशेषता है, ठीक है। यह उपयोगी है भी और नहीं भी, ठीक है। उपयोगी इस सिलसिले में है कि यदि आपने सभी सब्जेक्ट्स का कम से कम जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, भूगोल, इतिहास और राजव्यवस्था, इन 3 सब्जेक्ट्स को कम से कम एक बार आपने पढ़ लिया है, तो फिर निश्चित तौर पर आपके लिए ये उपयोगी है। लेकिन एक बार भी आपने इन विषयों को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए जरूरी यह है कि आप पहले इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए, देन फिर टेस्ट सीरीज में अपीयर हो जाइए। टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू चलते रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार कहीं पर भी टेस्ट सीरीज का आयोजन हुआ तो उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज होता ही नहीं है ना। तो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने से पहले यह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आपने सभी सब्जेक्ट्स को एक एक बार कम से कम देखा है या नहीं देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लो कि आपने जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको भी आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है और आप चले गए टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन आपने ले लिया, और वहां पर जो सवाल है वो उनमें से कुछ सवाल इजी होते हुए भी आप गलत कर गए, तो इससे क्या होगा? इससे आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं इतना आसान सा सवाल भी नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, और इससे जो है आप में एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की स्थिति पैदा हो सकती है, पनप सकती है। तो इससे बचने की जरूरत है, को जो है हावी नहीं होने देना है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि टेस्ट सीरीज पार्टिसिपेट करने से पहले आप इस बात को लेकर के एश्योर हो जाइए कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें एक समझ आपकी विकसित हो गई है। क्लियर? देन फिर टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि टेस्ट सीरीज में केवल पार्टिसिपेट करने से ही फायदा नहीं होगा, उसमें आपको नंबर अच्छा आ जाए कम आ जाए इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्या है, यह एक तरीके से मॉक टेस्ट ही तो है, ये असल टेस्ट तो है नहीं, ये तो केवल एक मॉक है, रिहर्सल है ना। तो इससे एक फायदा तो यह होता है कि हाँ, आपको सवाल का जो पैटर्न है, पैटर्न आपको समझ में आता है कि किस तरीके से सवाल परीक्षा भवन में मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है, दूसरा फायदा यह है कि आपको परीक्षा भवन का जो एक इन्वायरमेंट है, जो एक परीक्षा भवन में एक प्रेशर, एक दबाव की स्थिति झेलनी पड़ती है कि एक नियत समय में ही आपको उत्तर देना होता है ना, उसके बाद आपकी कॉपी ले ली जाती है, तो उस दबाव को झेलने की क्षमता आप में विकसित होती है ना, झेलने की क्षमता विकसित हो जाती है, उसको हैंडल करने की क्षमता, झेलने की क्षमता थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, इसको हैंडल करने की क्षमता कहिए, इसको हैंडल करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है, ठीक है ना। ये जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कई विद्यार्थी, कई एस्पायरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि मार्केट में टेस्ट सीरीज, किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज यदि अवेलेबल है तो उसका प्रिंट लेकर करके और घर में उसको बनाते हैं, उसको हल करते हैं। यह भी एक विकल्प होता है, लेकिन वह जो विकल्प रहता है वह विकल्प थोड़ा सा संजीदा होता है। कारण इसका यह है दोस्तों कि आप जब घर में सेट को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी भी क्वेश्चन के सेट को आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें आप फ्री हैं, आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्री है, आप घर में हैं, आराम से चाय पी रहे हैं और क्वेश्चंस बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर घूम भी ले रहे हैं। 5 क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर आप आंसर चेक करने लगते हैं कि
एक बार मैं देख लूं कि अभी तक की क्या स्थिति है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, है ना, ऐसा होता है। तो उस माहौल से आपको फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो एग्जामिनेशन वाला जो माहौल है, एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल है, उसी से होने वाला है, क्योंकि नियत समय में सभी बच्चे जो भी बैठे हुए हैं उनको सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉपी सबमिट करनी है, आंसर शीट सबमिट करनी है। तो इस कंटेस्ट में यहाँ पर ये उपयोगी ज़्यादा है कि आप टेस्ट सीरीज में यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आप निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट कीजिए, जाइए एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, उस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है और इससे बहुत लाभ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन सभी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज में सवाल आए, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया, जो भी टेस्ट आपने दिया, जो भी प्रश्न पत्र आपके पास में है, उन प्रश्नों को एनालाइज कीजिए, है ना, एनालाइज कीजिए। एनालिसिस जरूरी है, प्रश्नों का एनालिसिस जरूरी है। जो भी सब्जेक्ट से संबंधित सवाल आए उन सवालों को देखिए और उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उस सवाल के इर्द गिर्द किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, या फिर उस सवाल के इर्द गिर्द जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके कवर में है या नहीं, आपने उसे कवर किया है या फिर नहीं कवर किया है। कवर किया है तो डेट्स गुड, यदि नहीं कवर किया है तो उसे कवर करना पड़ेगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 पर आधारित सवाल पूछा गया है ना, मॉक टेस्ट में, ये मॉक टेस्ट की बात चल रही है, आर्टिकल 21 पर आधारित सवाल पूछा गया। तो फिर अब केवल ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल 21 में जो बातें कही गई हैं उसी को केवल ध्यान में रखना है ना। पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 12 से लेकर करके अनुच्छेद 32 तक जो भी भाग 3 में अनुच्छेद लिखे हुए हैं, उन सभी को आपको देख लेना चाहिए, है ना, घर आने पर। यह होगा सही एनालिसिस। जब आप इस डायमेंशन के साथ हर एक सवाल को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 100 सवाल रहता है, इन 100 सवालों में आप न जाने कितने कंटेंट, कितने टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे, है ना। मान लो कि भूगोल में चट्टान के आधार पर सवाल कोई पूछ लिया गया, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान, और उसके आधार पर आप पूरे चट्टान को ही कवर कर लें, है ना। ज्वालामुखी के आधार पर सवाल पूछ लिया गया तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, ज्वालामुखी का उद्भव कैसे होता है, इससे संबंधित क्या कुछ गतिविधियां हैं, इन सभी को आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आप क्वेश्चंस का जो सेट आप ले रहे हैं उसके माध्यम से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा तो है, लेकिन उसके उस एंगल को आप नहीं पढ़े जिस एंगल से सवाल पूछा गया। लेकिन एनालिसिस के दौरान, एनालिसिस से गो थ्रू होते समय आप उस एंगल को कैच करते हैं कि अरे ये एंगल तो हमसे मिस हो गया था, है ना। ये जरूरी है, और ये जब आप करेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। आपका जो अपना विश्वास है वह बूस्टअप होगा, है ना, निश्चित तौर पर होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज में भाग लेने के कॉन्टेक्स्ट में जो भी डायमेंशंस हैं वो यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि करंट अफेयर्स को हम कैसे मजबूत करें। देखो, करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ही व्यापक टर्म है। जिन विषयों की चर्चा अभी मैंने की उन सभी विषयों में करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली ऐड ऑन है, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, राज्य व्यवस्था हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, कला संस्कृति हो, इन सभी में करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली ऐड ऑन है, ठीक है ना। अब जो भी गतिविधियां चल रही हैं,
करंट अफेयर्स आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोई पत्रिका आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें आपको ये चेक करते रहना है कि भाई किसी भी कंटेस्ट में कोई गतिविधि हुई है, कोई भी नवीनतम गतिविधि हुई है, तो उससे संबंधित पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके आधार पर आपको अपना करंट अफेयर्स मजबूत करना है। हो सकता है कि करंट अफेयर्स का उदाहरण देते हुए और उसकी पृष्ठभूमि पर सवाल पूछ लिया जाए, और ऐसा हो रहा है, यूपीएससी ऐसा कर रही है ना। घटना तो हो रही है वर्तमान में, लेकिन उसके इतिहास पर आधारित सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, जिसे एक उदाहरण के दौरान इसे एक उदाहरण के तौर पर फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ठीक है, तो उस संदर्भ में अब उज्जैन में महाकाल मंदिर है, वहां पर एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित जो इतिहास है, उस इतिहास को भी आपको समझना होगा। कब बनाया गया, किसने बनवाया, किस शैली में निर्मित है। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि मोढेरा एक जगह है गुजरात में, वहां पर 24x7 सौर गांव के तौर पर घोषित किया गया है मोढेरा को, है ना। तो मोढेरा में सूर्य मंदिर है, गुजरात के मोढेरा में एक सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है। अब मोढेरा के सन टेम्पल के बेस पर सवाल बन सकता है, कब बनवाया गया, किसने बनाया, कौन सी शैली में है, भारत में सूर्य मंदिर कहां कहां पर है। तो सभी को आपको उस अप्रोच के साथ देखना होगा। मान लीजिए कोई चक्रवात आया, तो चक्रवात के कॉन्टेक्स्ट में चक्रवात के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात और प्रति चक्रवात, है ना। तो पढ़ने का ये डायमेंशन होना चाहिए। इन आयामों के साथ आपको करंट अफेयर्स को देखना है। कोई भी जनजाति यदि चर्चा में है, किसी भी ट्राइब को, किसी भी आदिवासी को यदि जनजाति, अनुसूचित जनजाति का दर्जा यदि दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से गतिविधियां हाल के समय में हुई हैं। भारत सरकार में कई सारी जनजातियों को, कई सारे ट्राइब्स को एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर घोषित करने की बात कही है। तो ये जनजातियां किस आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित की जा सकती हैं, इन जनजातियों की अपनी संस्कृति क्या रही है, भारत के किन किन हिस्सों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इस तरीके से आपको डायमेंशन देखने हैं। तो करंट अफेयर्स में एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, है ना, हॉलिस्टिक अप्रोच। इस हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं, तो फिर ये आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। तो करंट अफेयर्स की नवीनतम घटना के साथ पृष्ठभूमि प्लस अवधारणात्मक स्पष्टता, इस हिसाब से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी, वह पुख्ता हो जाएगी। ठीक है, नवीनतम घटना के साथ में जो भी बैकग्राउंड है और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अवधारणात्मक स्पष्टता है, वह सही हो। तो इस माध्यम से आप करंट अफेयर्स को बेहतर कर सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि करंट अफेयर्स से तो सवाल ही नहीं आया, तो ये आवश्यक नहीं है कि करंट अफेयर्स हूबहू वही पूछ लिया जाए जो घटना घटी हो, उसके पृष्ठभूमि से सवाल आ जाता है। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स यदि जारी होता है, कोई भी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उससे संबंधित जो भी पैरामीटर्स हैं, है ना, जो भी पैमाने हैं, पैमानों को जरूर देखिए, है ना।
सूचकांक रिपोर्ट, भारत की क्या रैंकिंग रही है उस रिपोर्ट में, और पैरामीटर्स क्या है और किसने जारी किया है। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए। साथ ही भूगोल के कॉन्टेक्स्ट में मैं हल्का सा यहां पर आपको इंडिकेट करना चाहूंगा कि भूगोल प्लस आईआर ये दोनों यहां पर मिक्स हो जाते हैं। करंट अफेयर्स में भूगोल और आईआर दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, समुद्री सीमा विवाद को लेकर के, समुद्री सीमा से संबंधित वो समझौता किया गया। ठीक है, तो वह तो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, क्लियर। लेकिन अब इसको भूगोल भी आ जाता है, भूगोल में भी इससे सवाल बन सकता है कि उस पार्टिकुलर रीजन में, चूंकि भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में यह जो क्षेत्र है आता है, तो उस पार्टिकुलर रीजन्स के आधार पर आपसे, लोकेशन के आधार पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर भूमध्य सागर के पूर्व में इनमें से कौन कौन से देश हैं या फिर द्वीप हैं, इसके आधार पर, या फिर भूमध्य सागर से सीमा टकराने वाले सीमावर्ती देश इनमें से कौन कौन से हैं या फिर नहीं हैं, इनमें से कौन सा गैस फील्ड यहाँ पर है या नहीं है ना। इस तरीके से सवाल बन सकता है। एक और छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि हाल ही में एक और घटना घटी थी कि रूस और क्रीमिया के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज था, उसे विस्फोट कर करके उड़ा दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। तो इसके आधार पर क्रीमिया और उसके इर्द गिर्द की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके आधार पर सवाल बनाया जा सकता है कि क्रीमिया से सीमावर्ती देश जो भी हैं या फिर सीमावर्ती देश जो नहीं हैं, उनमें से बताइए ये इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, है ना। ये जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है या नहीं जोड़ती है ना। तो अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भूगोल दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, और यह स्थिति लगभग सभी विषयों के साथ रहेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो करंट अफेयर्स के प्रति जो आपका अप्रोच है कुछ इस हिसाब से होना चाहिए, और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल आप देखते हैं, बीते वर्षों में, प्रीवियस ईयर्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं, वो आपके लिए बेहतर गाइडलाइन बन सकता है। किसी टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो सवाल आता है वो तो आता ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चूंकि आईएएस की परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया गया है, तो इससे अच्छा गाइडलाइन, इससे अच्छा मार्गदर्शक और क्या हो सकता है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को तो देखना ही देखना है हर एक सब्जेक्ट में। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जो भी विषय, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, उसमें प्रीवियस ईयर्स में, पिछले वर्षों में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, कम से कम 3 सालों में जो भी सवाल पूछा गया है उसे निश्चित तौर पर देखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसको एक बार पलटिए कि भाई इससे सवाल पूछा गया है, तो देखे तो कैसा सवाल पूछा गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के आधार पर सवाल यदि परीक्षा में पूछा गया है बीते 2-3 वर्षों में, और आपने जो पढ़ा उससे आप टैली कर सकते हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि भाई हमने जो पढ़ा और परीक्षा में जो पूछा गया इसमें समरूपता है या नहीं है। यदि जो आपने पढ़ा है और उसी हिसाब से सवाल पूछ लिया गया है, तो निश्चित तौर पर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, आप सही नोट से पढ़ रहे हैं, आपके पास सही नोट्स है, सही स्टडी मटेरियल है। लेकिन यदि आपने जो पढ़ा और परीक्षा में उस तरीके से सवाल नहीं आया, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई जो पूछा गया है उसके आधार पर हमें चीजों को टटोलना पड़ेगा कि आखिर ये मिस कैसे हो गया। और जब आप इस गैप को फील करते हैं, तब फिर आपकी तैयारी सही ट्रैक पर चलने लगती है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि गैप को फील करना है। जो पूछा जा रहा है, जिस एंगल से, जिस अप्रोच से, जिस टॉपिक पर सवाल पूछा जा रहा है, आप उस टॉपिक को कितना छू पा रहे हैं, उस अप्रोच को कितना आप टैली करा पा रहे हैं। टैली करा पा रहे हैं तो दैट्स गुड,
यदि टैली नहीं करा पा रहे हैं तो इस गैप को पाटना है, फील करना है, और इसके लिए आपको जो भी उससे संबंधित जानकारियां हैं उसको टटोलनी है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है, और करंट अफेयर से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसके आधार पर जो भी सवाल बने हैं उससे आपको एक बेहतर गाइडलाइन मिल सकता है कि हम किस अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ें। केवल करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जो भी विषय है उन सभी में यह जो स्ट्रैटेजी है, यह जो रणनीति है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? पढ़ाई में नियमितता कैसे लाएं? यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पढ़ाई में नियमितता कैसे लाएं। चूंकि अभी एक लंबा समय है ना, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, नोटिफिकेशन भी आएगा, है ना, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो अपीयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बस यही मानकर चल रहा हूं कि आप अपीयर होंगे, आप 2023 के एग्जाम में अपीयर होंगे, है ना। तो यहां पर रेगुलरिटी कैसे लाएं? देखो, पहली बात तो यह है, पहली बात इसमें यह है कि पढ़ाई को नियमित तो करना ही है ना, नियमितता जरूरी है। अब इस नियमितता के लिए आपको क्या करना होगा? तो दैनिक रूटीन आपको बनाना होगा। मैं ये एकदम नहीं कह रहा कि आप दैनिक रूटीन कागज पर बनाएं, चिपकाएं, ये मैं नहीं कह रहा। आप अपने माइंड में दैनिक रूटीन बनाइए। दैनिक रूटीन में आपको ये करना है, ये करना चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैं यदि इतिहास में प्राचीन भारत को कवर करने वाली हूं तो प्राचीन भारत में 2, 3, 4 टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी जो भी आपकी इच्छा हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन फिर उसके लिए एक आप टारगेट, उसको एक आप लक्षित कीजिए कि इस सप्ताह के अंत तक इन सभी चैप्टर्स को, इन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर लेंगे, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसको हम नोट कर लेंगे, नोट्स में अपना उसको सबमिट कर लेंगे, और कुछ यदि उससे संबंधित गतिविधियां रही हों तो उसको भी हम देख लेंगे। इसको हम 1 सप्ताह के अंदर हम समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। और हर दिन एक एक चैप्टर को आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो दैनिक रूटीन के आधार पर आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को इसी तरीके से सीक्वेंस करते हुए और एक एक दिन करके उसको आप उसको आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अंत में एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, रिवाइज कीजिए जो भी आपने पढ़ा। 6 दिन जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने टॉपिक्स सिलेक्ट किए रिवाइज करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि कोई टॉपिक अभी छूट ही गया। 4 टॉपिक आपने सिलेक्ट किया जिसमें से 3 ही टॉपिक आपने पढ़ा, जो चौथा टॉपिक था वो आप पढ़ ही नहीं पाए और सप्ताह का अंत होने वाला है ना, सैटरडे आ ही गया मान लीजिए। तो फिर ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में आपको ये करना है कि जो मिस हो गया है उसको आप अभी अलग रखिए, है ना, और जो पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। जो मिस हो गया है उसको आप सेकेंड रिवीजन में आएंगे तब फिर आप उसको फिर से कवर कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि 4 से 5 रिवीजन होना चाहिए। इस तरीके से जब आप कंटिन्यूटी बनाते हैं, कंटिन्यूटी आप रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि चैप्टर्स आपसे मिस नहीं होंगे, है ना। और ऐसे आप यदि रूटीन बनाते हैं तो इसमें यह नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ते वक्त दूसरा सब्जेक्ट आपके मन में आ रहा है कि अरे ये मिस हो रहा है ना।
आप जब रूटीन बनाते हैं तो इसमें आप इस हिसाब से रूटीन बनाइए कि इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था जो भी है उस हिसाब से, ताकि ये मन में भाव ना आए कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और दिमाग जा रहा है आर्ट एंड कल्चर पर, कि आर्ट एंड कल्चर मेरा छूट रहा है, अर्थव्यवस्था मेरा छूट रहा है, या फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी मेरा मिस हो रहा है ना। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि भाई हमने पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से सेट कर लिया है कि अभी हमें इतने दिनों तक ये विषय ही पढ़ना है। जो बाकी विषय है उसके लिए मैंने डेट और समय निर्धारित कर रखा है कि उसे मैं उस समय पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। इसमें दिमाग में हलचल नहीं आएगी कि ये विषय हमसे मिस हो रहा है ना। दिमाग आपका शांत रहेगा, आप कंसंट्रेट होकर करके एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसको आप क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो ये जरूरी है, ठीक है। दैनिक आधार पर आप सब्जेक्ट को, टॉपिक को कवर कीजिए और सप्ताह के अंत में उसको रिवाइज कीजिए, फिर अगला सप्ताह आया फिर से आप वैसे ही आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये जरूरी है, क्लियर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं, नियमितता आप बरतते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब एक बात आ जाती है कि भाई सीसेट को लेकर करके हम किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, है ना। ये तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, ये तो जीएस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट से उनको हमने देखा, ठीक है। सीसेट को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, मैंने शुरू में ही बताया है, क्योंकि सीसेट भी क्वालिफाइंग है ना, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो सीसेट के कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान में मेरा ये सुझाव है कि वर्तमान में अभी इसमें कुछ भी इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जब मार्च का महीना आएगा, है ना, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, जब मार्च का महीना आएगा, है ना, तो फिर आप सीसेट के विषयों को आप देखना शुरू कीजिए। उसमें सबसे पहले आप मैथ या फिर जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उनको आप देखिए, और देन फिर रीजनिंग और देन फिर कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इस क्रम में आपको देखना है, लेकिन अभी नहीं देखना है मार्च से, है ना। अभी आप 3-4 महीना कंसंट्रेट होकर करके जीएस पर आप फोकस कीजिए, इस पर आप थ्रस्ट लगाइए, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस हिसाब से आप सीसेट को कवर कर सकते हैं। उस दौरान आप इन सब्जेक्ट्स को एक एक कर देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही बात है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, वो फिर यहां पर मस्ट हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप देखिए, उससे के आधार पर आप इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कीजिए, ठीक है ना। इस सेंस में आपकी जो सीसेट की तैयारी है ये बेहतर हो जाएगी, क्लियर। यहां पर ध्यान रखना है कि भाई ये पूरी की पूरी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें सबसे अधिक ध्यान ये रखना है कि भाई निगेटिव मार्किंग इसमें होती है ना। और निगेटिव मार्किंग के कारण इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वाली स्थिति हो जाती है कि भाई हम कितने प्रश्नों को टच करें ताकि हम कट ऑफ को क्रॉस कर पाए। तो हमेशा ये ध्यान रखिए पढ़ाई करते समय, पढ़ते समय, कि 50 से 55 जो सवाल रहें, 100 सवाल में से 50 से 55 सवाल का टारगेट अभी से आप बना करके चलिए, है ना। इसके आधार पर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए, उसको और अच्छे तरीके से अपडेट कीजिए। 50 से 55 सवालों के आधार पर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, ठीक है। और जो मैंने सब्जेक्ट्स का एक क्रम बताया, उस क्रम को आप फॉलो कीजिए, है ना। उसके आधार पर ही आपको अपनी पढ़ाई को रिवीजन करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। टारगेट हमेशा ये रखिए कि भाई हमें 50 से 55 सवाल हल करने हैं। कट ऑफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहता है,
इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड पर, बच्चों के परफॉर्मेंस पर, इन सब पर कट ऑफ डिपेंड करता है। लेकिन आप यदि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे अपने दिमाग में तो फिर आपको आसान हो जाएगा। यदि कट ऑफ से ज़्यादा अंक आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपका अंक काट लिया जाएगा, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो कोशिश ये करनी है कि हम इस आधार पर पढ़ाई करें ताकि कट ऑफ कैसा भी रहे हम उससे 2-4 नंबर ऊपर ही रहें, है ना। और इसी विश्वास के साथ आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि फिर आप पढ़ाई में थोड़ी भी शिथिलता लाएं और फिर मामला गड़बड़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ओके, तो इन सभी डायमेंशंस को मद्देनजर रखते हुए आप अभी से अपनी पढ़ाई को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप यदि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो फिर ये आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद हो सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप इस चर्चा के आधार पर कुछ भी आपके मन में सवाल आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछिए और इसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों से संबंधित जो भी उसका समाधान हो उसको लेते हुए और फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।